आज ना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक होगा ये। टॉपिक का नाम है आरसी सर्किट। तो अपने एससी वर्मा में 56 से लेकर के 84 क्वेश्चन तक की हमारे आरसी सर्किट की प्रॉब्लम है। और अगर ईएमआई चैप्टर देखा जाए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसपे लगभग 63 से लेकर के 92 तक की एलआर सर्किट की प्रॉब्लम है। ये आरसी सर्किट के प्रॉब्लम और जो एलआर सर्किट के प्रॉब्लम है ना, दोनों को सॉल्व करने का टेक्निक जो है ना वो सिमिलर है। तो अगर तुमको अच्छे से आरसी सर्किट अगर आ जाता है ना, तो एलआर सर्किट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसा देखो यहाँ पे एक हमारा सर्किट इस तरह से है। यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी। ये हमने लगा दिया यहाँ पे की। अब यहाँ पे हम यहाँ पे रेजिस्टर को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, T। देखो यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया भी था कि हम जो नॉर्मली जो सर्किट पढ़ते हैं ना किताबों में, ठीक है, अपने बोर्ड लेवल पे, वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि ये जैसे जब ये यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा ना, तो जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे इसके पास चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा सीवी। फिर उसके बाद एक बार फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये रजिस्टर है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। तो अपने को बस एक बार हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, फिर हम यहाँ पे रजिस्टर को दिखाते नहीं है, उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होता है, तब तक कि यहाँ पे ये रजिस्टर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है। अब अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि मान लो कि अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक कि चार्ज मैक्सिमम वैल्यू ना पहुंच जाए, जो कि सीवी होता है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि चार्ज एट एनी इंस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है। चार्ज एक समय पे चार्ज जीरो था, और चार्ज कुछ समय के बाद वो एकदम ऑलमोस्ट मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो पूछा जाएगा जीरो से क्यों हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम ऑलमोस्ट मैक्सिमम पहुंच जाता है एक टाइम पे, तो पूछा जाएगा एट एनी मोमेंट, एट एनी इंस्टेंट टी, चार्ज की वैल्यू क्या हो। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो। यहाँ वोल्टेज मान लो वी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो चार्ज एट एनी मोमेंट, यहाँ पे क्यू है। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्यू बाय सी हो जाएगा। क्यू इक्वल टू सी भी होता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके कॉस्ट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी हो जाएगा। तो करंट एट एनी मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से जो फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है तब तक फ्लो करता है करंट, जब तक कि ये फुल्ली चार्ज ना हो। ठीक है। और पूछोगे सर यहाँ पे कहाँ से करंट आ जाएगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे वो होती है ना डिस्प्लेसमेंट करंट, जो सीखा था हम लोगों ने। तो आई कितना हो जाएगा, वी माइनस क्यू बाय सी बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी माइनस क्यू बाय सी, और ये रेजिस्टेंस आर हो गया। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा मेरा सी वी माइनस क्यू बाय आर, ठीक है। और ये सी हो जाएगा ना, एलसीएम दिया। दिस इंप्लाइज दैट आई के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू सी वी माइनस क्यू बाई आर सी। मुझे निकालना क्या था, क्यू निकालना था एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। क्योंकि लगातार चार्ज जो यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, तो क्यू की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालनी। तो मैंने क्या लिखा है पे, डी क्यू बाय सी वी माइनस क्यू इक्वल्स टू डी टी बाय आर सी। इसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो से टी, या चार्ज वैरी करेगा जीरो से टी,
दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे इसको जब मैं करूंगा ये हो जाएगा log टू द बेस ई CV माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ना, यहाँ माइनस है, ठीक है। कुछ भी देखो, याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी क्या था, log टू द बेस ए एक्स प्लस बी तो होता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है ना 1 बाय करके, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट क्या -1 है, 1 बाय -1 जो कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया हमने। और ये क्या 0 से क्यू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर सी टी बाई आर सी, दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस साइन है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, log टू द बेस ई सी वी माइनस क्यू माइनस क्यू की वैल्यू 0 आएगा बाय सी वी हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी, क्लियर। इसको मैं आगे लिखता हूँ, मुझे क्यू निकालना है एनी इंस्टेंट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई रेज टू सी वी माइनस क्यू बाय सी वी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, तो सी वी माइनस क्यू, यहाँ माइनस साइन था ना, माइनस साइन माइनस क्यू बाय क्यू के बदले मैंने ये क्यू हो जाएगा सी वी ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू कितना हो जाएगा, सी वी इधर के सी वी माइनस सी वी ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू कितना हो जाएगा, सी वी 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, ये हमारा क्यू के लिए एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, जो कि हम खोज रहे थे अभी तक। अच्छा अब देखो ये जो चार्ज होता है यहाँ पे, ये मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, तो हमने पढ़ के रखा था कि चार्ज की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम तब होगी जब बहुत समय के बाद होगी, तो चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी जरा देखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं एट टी इक्वल टू 0, टी 0 होगा तो ऑब्वियसली बात है ये 0 हो जाएगा, तो क्यू भी 0 होगा, और हमको समझ में भी आ रहा है भाई जब इनिशियली जब स्टार्ट ही करेंगे तो क्यू तो 0 होगा। एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, जब टी बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू तो 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी हो जाएगी, वो तो 0 हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा, सी बी हो जाएगा। उस समय चार्ज तो क्यू नॉट का नाम दे दो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, ठीक है, जो जो समय का जब कब बनेगा ये चार्ज, जब बहुत समय के बाद बनेगा, इंफिनिटी टाइम के बाद, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तुम आगे में जाके देखोगे भी कि प्रैक्टिकली इतना चार्ज कभी कैपेसिटर में बन ही नहीं सकता क्योंकि इंफिनिटी टाइम हम नहीं पहुंच सकते। हाँ, इसके नजदीक सीवी के नजदीक आते आते हम लोग 99.99% चार्ज हो जाएगा बहुत जल्दी से, 3 सेकंड में शायद हो जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सी और आर की वैल्यू को 3-4 सेकंड में हो जाए, लेकिन इन्फिनिटी चार्ज होने में इसको यहाँ पे फुल्ली चार्ज होने में इसको इन्फिनाइट टाइम लगेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इक्वल टू सीवी, सीवी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम चार्ज फॉर द चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑन द कैपेसिटर। ये वाला फॉर्मूला जो है ना सबको एज इट इज ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमसे आगे ये पूछा जाएगा कि तो सबसे पहला फॉर्मूला तुम लोग ने क्या सीखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाला फॉर्मूला सीखा है,
अब अगर आगे हमसे पूछा जाएगा कि टाइम के जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज क्या होता है, चार्ज ही बढ़ता है, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, है ना? अब उसके बाद पूछा जाएगा कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो चार्ज बढ़ने की रफ्तार कैसी है? मतलब अगर तुम देखो ना ध्यान से यहाँ पे, तो चार्ज तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा, लेकिन जो करंट है ना सर्किट में, वो तो घट रही है, ठीक है? करंट सर्किट में घट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैंने करंट निकाला dq/dt, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो Q नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है? और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ये हो जाएगा, Q नॉट का 0 हो गया, माइनस Q नॉट इंटू -1/RC e⁻t/RC। ये माइनस माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा? Q नॉट बाय RC बचेगा, e⁻t/RC, ठीक है? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dq/dt मतलब क्या? करंट हो गया सर्किट में। I इक्वल्स टू Q नॉट बाय C क्या था? Q नॉट था CV, ठीक है? जहाँ V क्या था? वोल्टेज था सेल का। तो Q नॉट के बदले में क्या लिख सकता हूँ? CV, C कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? V बाय R बचेगा, e⁻t/RC। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। देखो, जब टाइम 0 होगा ना, ये 1 हो जाएगा, तो करंट क्या होगी? V बाय R होगी, ठीक है? और जब टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट क्या हो रही है? वो डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर करंट डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे चार्ज का जो फ्लो हो रहा था ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कहने का सिंपल भाषा में ऐसा बोलूँ ना, मान लो कि 0 से लेकर के 10 सेकेंड में चार्ज फ्लो किया 5 कूलम, या मान लो ऐसा बोलेंगे, पहले 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो किया, वो फ्लो किया मान लो 5, फिर 1 से 2 में कितना चार्ज फ्लो किया? वो मान लो फ्लो किया 3, फिर 2 से 3 में कितना चार्ज फ्लो किया? मान लो वो किया 1, ठीक है? फिर 3 से 4 में कितना चार्ज फ्लो किया? वो किया 0.5 कूलम। ऐसे करके टोटल चार्ज तुम देख रहे हो क्लियरली बढ़ रहा है ना? 5 बढ़ा, 3 बढ़ा, 1 बढ़ा, ढाई बढ़ा, ऐसे करके चार्ज की अमाउंट बढ़ रही है। लेकिन जो चार्ज बढ़ने की जो रफ्तार है वो घट रही है। पहले फ्लो किया 5 चार्ज 1 सेकंड में, फिर फ्लो किया 3 चार्ज 1 सेकंड में, फिर फ्लो किया 1 चार्ज 1 सेकंड में, फिर किया 0.5 चार्ज 1 सेकंड में। तो टोटल चार्ज जो कैपेसिटर में बढ़ेगा, लेकिन चार्ज जो सर्किट में बढ़ रहा है ना, 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ चार्ज जो कैपेसिटर को मिलता है ना, ठीक है, वो घट रहा है। उसके बाद अपने से यहाँ पूछा जाएगा ना, ये अपने को आ गया, अपने ने यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन सीख ली है, ठीक है? एक तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e⁻t/RC, और दूसरा हमने देखा I इक्वल्स टू V बाय R e⁻t/RC, ठीक है? हम लोग को ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो है याद होने चाहिए। अब सवाल इस पे आता है कि सर ग्राफ बना करके दिखाओ। देखो, ग्राफ बनाने से पहले ना मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो शायद पढ़ लिए होंगे या पढ़ेंगे ग्राफ चैप्टर में, ठीक है? लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, वो तो नहीं पढ़े हैं, ना ही वो पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं छोटा-सा एक ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। तो ग्राफ एक्स्पोनेंशियल ग्राफ टॉपिक होगा, ठीक है? ये हमको थोड़ा समझना होगा। एक्स्पोनेंशियल ग्राफ 2 तरह के होते हैं, एक्स्पोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, एक्स्पोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। जैसे कि मान लो y इक्वल्स टू a e⁻kx, ये क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जैसे-जैसे x बढ़ेगा, वैसे-वैसे ये वैल्यू घटेगी। तो ये क्या? ये डिक्रीज़ करेगा वैल्यू। y की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज़ करेगी, x बढ़ेगा, तो ये y डिक्रीज़ करेगा ना, मतलब नेगेटिव पावर है।
दूसरा इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। और y इक्वल्स टू a, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि अगर e रेज़ टू माइनस के एक्स की बात करें, ये समय x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगा, ठीक है। ये घटेगा तो 1 माइनस है, ये ऑब्वियसली बात बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर ये घट रहा है, मान लो ये पहले था 0.9 0.8 0.7, ठीक है। तो अगर ये घट रहा है 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा 0.1, 1 माइनस 0.8 कितना 0.2 हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 कितना 0.3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये घटेगा 0.9 0.8 0.7, ये घट ही रहा है, ये ये घटे। अब यहाँ पे अगर x बढ़ेगा, ये वाला पार्ट तो घटेगा, लेकिन ये ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। अब आगे देखो, अब हमसे आगे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनता है। ये ग्राफ पहले बनाना सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे जाते हैं। देखो, जब भी एक्सपोनेंशियली का ग्राफ आता है ना, ठीक है, तो हमने x को लिया 0, तो y कैसा आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। और जब हम ले लेंगे x को जब हमारा x हो जाएगा इंफिनिटी, बहुत बड़ा जब x, ठीक है, तो एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी क्या हो जाएगी, वो तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी ना। ये वैल्यू क्या होगी, ये ऐसी ये एक्सपोनेंशियल। ये तुम अगर चाहो ना, तुम ऐसे मान लो 2 रेज टू माइनस एक्स ले लो एक बार, ठीक है, तुम ऐसे ही बना के दे सकते हो, एक्स और वाई को लेकर के। वो एक्स को 0 लिया, फिर एक्स को और 2 लिया, 2 आएगा, फिर 1/4 आएगा, 1/8 आएगा, ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा जाता है, इस तरह से जाता है ये, ठीक है। उसके बाद ये हमको शेप मिल गया। अच्छा, ये वाले ग्राफ की अगर बात की जाए ना, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स 0 होगा तो वाई भी 0 हो जाएगा ना। जब एक्स की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है, ये इंफिनिटी जगह तो वाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब वाई की वैल्यू ए से बड़ी जा ही नहीं सकती। और अब ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है, तो तुम अगर मान लो कभी भी घर अगर बैठ करके 1 माइनस 2 रेज़ टू माइनस ऐसा ग्राफ बनाओगे ना अगर, ठीक है, एक्स को 0 लेकर के एक्स को 1 लेकर के, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो अगर मैं इसका शेप ड्रॉ करूँ ना अगर, तो वो कुछ ऐसा जाएगा। इसको टच कभी नहीं करता ये, ठीक है। ये इसको भी यहाँ पे कभी ये जो ना एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता ये, ठीक है, क्योंकि वो इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, और इंफिनिटी तो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर नहीं सकते इसलिए। अब यहाँ पे हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि यहाँ पे जरा ग्राफ बना करके दिखाओ इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें दो चीजें दिख रही है, एक तो ये वाला जो है ना, ये वाला है करेंटली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है करंट का। और यहाँ से अगर देखो ना ये वाला, जैसे यहाँ पे ए है ना, वैसे यहाँ पे क्यू नॉट है, और ये 1 माइनस है, 1 माइनस है, देखो तो डी बाई आर सी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है। और ये वाला अगर देखो ना, तो यहाँ पे ए के बदले क्या वी बाई आर है, और यहाँ पे देखो ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, तो के बदले माइनस 1 बाई आर सी है, ठीक है। के बदले यहाँ पे 1 बाई आर सी है, तो ये कैसा है। अब इसके दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको बोला जाए, तो सिंपल सी बात है, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, ग्राफ इसको इसको देख करके आप प्लॉट कर दो। चार्ज का और टाइम का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये चार्ज का ग्राफ ऐसा जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी देखो तो, या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इंफिनिटी टाइम पे वो क्यू नॉट हो सकती है, ठीक है।
ऐसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हमसे अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज हमको थोड़ा सा समझना होगा कि पहला ग्राफ हमारा ऐसा आ गया। अब यहाँ पे ना इस पहले ग्राफ में हम लोग एक वर्ड पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज टाइम कांस्टेंट। अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात करें ना, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम कांस्टेंट। देखो ये माइनस साइन है यहाँ पे, अगर माइनस टी अपॉन आर सी, ये जो वन अपॉन आर सी का जो डायमेंशन होगा ना, वो टी के जैसा ही होगा। टी का डायमेंशन क्या होगा, टी होगा ना, क्योंकि आरसी का डायमेंशन, आरसी का डायमेंशन क्या टी होगा। क्यों? बिकॉज टी और टी तब ना कैंसिल करेंगे, बिकॉज हमको पता है कि कोई भी चीज पे अगर एक्सपोनेंट पे अगर आपको कोई पावर दिखता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, ये पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डायमेंशन तभी होता है जब आरसी और टी सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। हियर आरसी इज कॉल्ड एज टाइम कॉन्स्टेंट, आरसी इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। क्यों टाइम कॉन्स्टेंट? बिकॉज इट हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर देखो कि इस टाइम कांस्टेंट से हमको क्या समझने के लिए मिलता है, जब एक टाइम कांस्टेंट बीतता है ना, मतलब ये टाइम हो गया आरसी या सी आर, एक टाइम बीता, एक टाइम कांस्टेंट बीता, तो उस समय चार्ज कितना होगा सर्किट में, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू माइनस टी। जब हमने समय को लिया टाइम कांस्टेंट के इक्वल, मतलब समय हमारा कितना हो गया, आरसी के इक्वल हो गया। क्यू हो जाएगा क्यू नॉट वन माइनस वन बाई ई माइनस वन बाई ई, क्यू हो जाएगा क्यू नॉट, ई कितना होता है 2.7 होता है, 2.7 माइनस वन कितना हो जाएगा 1.7 बाय 2.7, ठीक है। जब इसको निकालोगे ना तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.63 आएगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो हमने बोल दिया टाइम कांस्टेंट हो जाता है आरसी। पूछा जाएगा बताओ एक टाइम कांस्टेंट बीता कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर की प्लेट में, तो आंसर है 0.63 क्यू नॉट। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई कैपेसिटर अगर 100 चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर पाएगा फॉर गिवन वोल्टेज, 100 चार्ज उसमें जाएगा मैक्सिमम, तो एक टाइम कांस्टेंट में उसके पास कितना चार्ज आएगा, तो आंसर है 63 चार्ज जाएगा। 100 में से 63% फिलअप हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए तो ये हमारा थोड़ा टाइम कांस्टेंट का ऐसे सवाल आता है कि हाउ मच चार्ज स्टोर्ड इन टू टाइम कांस्टेंट, थ्री टाइम कांस्टेंट, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी बताओ अपने एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, आर सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो हम अब बैठ के आर का अलग से निकालेंगे, सी का अलग से निकालेंगे, ऐसा नहीं, हमको दिख रहा है आर सी तो हम उसको सीधे क्या कर देंगे, हम उसको टी में पुट कर देंगे। वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे दे देगा डी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर सी। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, अभी तो फोर्स हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा। तो हमको ये हमको इसको याद होना चाहिए कि आरसी क्या होता है, टी होता है, तो हम उसको तुरंत शॉर्टकट में अप्लाई कर सकते हैं। तो डायमेंशन में भी बहुत बड़ी सवाल आ चुका हुआ है आरसी से रिलेटेड डायमेंशन में, तो अपने को समझ में आना चाहिए। तो इसके बाद मैं आगे लिख सकता हूँ वन टाइम कांस्टेंट इज टाइम इन विच चार्ज ऑन कैपेसिटर becomes
63% of the maximum charge it can store. क्लियर होगी बात सबको? ठीक है, मैक्सिमम चार्ज क्या था, सी भी होता है ना, वी नॉट क्या सेल का वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो अब सुना जहां से आगे कि ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमारा हमने चार्ज का और टाइम का ग्राफ देख लिया, हमने वहां पे टाइम कांस्टेंट भी देख लिया। टाइम कांस्टेंट हमने बोला, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग करंट की। करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। एक करंट ये है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका पैटर्न तो सेम ऐसे ही बनेगा। मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ ना, आई इक्वल्स टू वी बाई आर ई रेज टू माइनस टी बाई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई ई रेज टू माइनस टी बाई आर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, टी की वैल्यू जब जीरो होगी तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और वो करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई आर। यहाँ पे आई नॉट क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारा टाइम हो जाएगा अगर इंफिनिटी बहुत समय के बाद, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं ना एक काम करते हैं, आई नॉट लिख देता हूँ, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इफ टी इक्वल्स टू आर सी, अगर टी आर सी के इक्वल हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, आई नॉट ई रेज टू माइनस वन हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई ई, ई तो 2.7 होता है, आई हो जाएगा और आई नॉट बाय 2.7। ठीक है, तो वो अगर हम देखें तो कुछ दिखा के देखोगे ना तो 1/2.7 को 0.37 आई नॉट हो जाएगा। तो या कहने का मतलब ये है कि जब एक टाइम कांस्टेंट बीतेगा, एक टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, आरसी के इक्वल हो जाएगा। जब एक टाइम कांस्टेंट बीतेगा तो जो सर्किट में जो करंट होगा तो कितना हो जाएगा, 0.37 आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा ही बोल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक तरीका और से बोल सकते हैं, वन टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन व्हिच द करंट इन द सर्किट बिकम्स 0.37 टाइम्स द मैक्सिमम करंट। ठीक है, शुरू में करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है, मतलब जैसे कनेक्ट करते हो ना, करंट आई नॉट होती है, सबसे ज्यादा होती है। समय के साथ क्या होता है, करंट होता है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और डिक्रीज करते करते कितने समय के बाद, ठीक है, एक समय आता है जिस जो टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगा, तब करंट क्या होती है, वो घटते 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 कितनी जाती है, 0.37 द टाइम का मैक्सिमम करंट होता है। अगर चार्ज शुरू में जीरो होता है, टाइम कांस्टेंट वो समय होता है जब बढ़ते 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 चार्ज कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा, जो मैक्सिमम चार्ज हो वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक, उसका 63 ऐसे ही हो सकते हो, जब सर्किट में चार्ज होगा 63% मैक्सिमम चार्ज के, तो करंट उस समय कितनी होगी, करंट उस समय 37% होती है मैक्सिमम करंट के। ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आई थिंक टाइम कांस्टेंट तुमको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर तुमको बोल दे कहीं पे कि इतना समय बीता जिसमें कि जो चार्ज हमारे जो स्टोर होता है वो 63% है, तो हमको अंडरस्टूड है कि वो समय कितना टाइम कांस्टेंट बोला था। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये समझ लिया
अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इससे देखो हम लोग को क्या-क्या पूछा जाएगा, एक तो हमने चार्ज निकालना सीख लिया, हमने वहाँ पे करंट निकालना सीख लिया, हमने टाइम कांस्टेंट देख लिया, टाइम कांस्टेंट को हम चार्ज से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट को हम करंट से डिफाइन कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, आरसी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल होगा कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, अक्रॉस रेजिस्टर आर, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा हमारा, आई इंटू आर हो जाएगा, अक्रॉस रेजिस्टर ना, तो आई इंटू आर, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू माइनस टी बैठा होता है, और रेजिस्टर की वैल्यू कितनी यहाँ पे आर दी गई, अगर अपने को कैपिटल आर दी गई रेजिस्टर को, इंटू आर कर देंगे, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द, और ये वोल्टेज वैरी करा किसके साथ, टाइम के साथ वैरी करा, तो यहाँ पे सिंबल में ऐसा दिखा सकते हैं ना, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा, इसको तुम दिखा दो सिंबल वी डैश टी से, यहाँ पे वी टी यहाँ यूज कर चुके हैं, तो वो क्यू बाई सी हो जाएगा। क्यू मतलब क्या हो गया, क्यू तो हो जाएगा क्यू नॉट, क्यू नॉट वन माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी बाय सी, और क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट तो सी भी हो जाता है, बी क्या होता है, वोल्टेज ऑफ द सेल कनेक्टेड, यहाँ पे सेल कनेक्ट कर देते हैं, तो सी बी वन माइनस ये हो जाएगा बी वन माइनस, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं बी वन माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। जब तुम लोग एससी वर्मा क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तो वहां पे जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये बैठे बिठाए वहां पे वो चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तुम्हारा अगर एक बार तुमने नोट्स को देख करके दो बार लिख लोगे ना, वह सारे के सारे सवाल तुमसे हंसते खेलते बन जाएंगे। उसके बाद आएगा सवाल पावर इन रेजिस्टर, पावर का फॉर्मूला जाता है आई स्क्वायर आर हो जाता है। अब आई कितना हमारा, आई तो था हमारा आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू माइनस टी बैठा, इसका स्क्वायर कर दोगे इंटू आर कर दोगे, ठीक है, तो हमको पावर मिल जाएगा, समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया पावर इन आर से, तीनों चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद हमसे और क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट एनी मोमेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी तो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता है ना, हाफ सी। अब वी कितना देखो तो, व्हाट इज वी हियर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है ये, ठीक है, क्योंकि देखो ये वी जो है ना, यहाँ पे हम जो लिखेंगे, यहाँ पे ये वी डैश क्या है, ये वी डैश पकड़ लो इसको, वी डैश क्या, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये वी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी वोल्टेज बढ़ रहा है इसके अक्रॉस। हाँ, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना, तब तुम हाफ सीरीज स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है फुल्ली चार्ज स्टेडी स्टेट में। लेकिन अनस्टेडी स्टेट में जब इसके अक्रॉस चार्ज बढ़ रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वी डैश होगा, दैट इज वी डैश से भी क्या होगा, बेटर अगर हमने यहाँ पे लिखा वी डैश टी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, तो हाफ इंटू सी इंटू वी डैश टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, हाफ सी
1 माइनस ई रेज टू माइनस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरेज का कैपेसिटर हो गया। अच्छा, अब देखो सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, फाइंड, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, और देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। उसके बाद फिर पूछ सकता है वो क्या कहते हैं, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, या व्हाट इज द हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, ठीक है। ऐसे सवाल पूछ सकते हो, तो जो भी हमसे पूछा जाएगा वो सबका तुमने मेथड सीख लिया। अब पूछा जाएगा ऐसे, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो तुमको ऑलमोस्ट हर बुक पे कॉमन मिल जाता है, ठीक है। फाइंड चार्ज स्टोर्ड, फाइंड टाइम व्हेन चार्ज स्टोर्ड इज 90%, दूसरा 99% और तीसरा 99.99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तुम कोई भी बुक उठा के देखोगे ना तो वो लोग पता है ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन। अब देखो ये तीनों का मेथड तो सेम ही होगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, अब यहाँ पे क्यू, क्यू को पूछा जाएगा तो क्यू मैं एक टाइम में पुट कर दूंगा 0.9 क्यू 90% में, फिर दूसरे केस में मैंने पुट कर दूंगा 0.99 क्यू और तीसरे में पुट कर दूंगा 0.99 क्यू नॉट, ठीक है। और मैं सबसे क्या करूंगा, टी नॉट निकाल दूंगा। बाकी देखो इसकी जो ना सवाल में तुमको एडवाइस यही करूंगा कि तुमको कैल्सी यूज करनी पड़े, ठीक है। कैल्सी यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर हमको पूरा सही लास्ट तक की आंसर मैच करके निकालना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब सवाल ये कि ये तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चन एक जब सिमिलर है तो दिया हुआ क्यों है, तो जो क्वेश्चन बनाया है ना वो तुमको एक ही चीज समझाना चाहता है कि जो 0 से लेके 90% तक चार्ज जो स्टोर करेगा उसमें जो समय लगता है, ठीक है, और जो 0 से 99% जो स्टोर होगा 0 से 99% में उसमें जो समय लगेगा, और जो 0 से लेके 99.99% में जो चार्ज स्टोर होगा उसमें जो समय लगेगा, इसका टाइम बहुत बड़ा होता है। इसका टाइम कुछ होगा, इसका T2 होगा, इसका T3 होगा। T3 जो होता है ना T2 से बहुत बड़ा होता है, और T2 जो होता है T1 से बहुत बड़ा होता है। हालांकि कितना खाली 9% का तो फर्क हुआ, तो भी T2 और T1 का गैप बहुत बड़ा आता है, और टी इसका क्या खाली 0.99% बढ़ा, फिर भी T3 T2 से और बड़ा, जितना T2 शायद T1 से बड़ा ना उससे ज्यादा T3 बड़ा हो T2 से। ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ग्राफ ही ऐसा बनता है। देखो ग्राफ ही इसका ऐसा जा रहा था चार्ज, यहाँ से यहाँ तक देखो इतना इंक्रीज करने के लिए समय बहुत छोटा चाहिए, ठीक है, यहाँ इतनी वैल्यू। अब अगर मैंने इतना समय यहाँ पर भी बढ़ाया तो भी कितनी कम वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, देखो कितना मुश्किल, कितना समय ज्यादा चाहिए होता है चार्ज को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि तुमको अगर 1 से लेकर 100 कूलम की अगर मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 1 से 90 भराता मान लो 1 सेकंड में, ठीक है। 90 से 99 भराएगा तुम्हारा जाकर के 5 सेकंड में, 99 से 99.99 बढ़ाएगा वो 20 सेकंड में, और 99.99 से 100 तक की, मतलब 99.99 से 100 तक जाने में इसको समय इनफाइनाइट लग जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि वो जो चार्ज जो एक्यूमुलेट होता है ना वो ऐसा स्टेडी स्टेट से नहीं होता है, शुरू में तो बहुत तेजी से भागेगा, ठीक है, बाद में बहुत धीरे धीरे चार्ज एक्यूमुलेट करता है। ये तुम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे, तुमको अगर मान लो कोई बच्चे को अगर 70% आना बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए 70% आना बड़ा आसान है, किसी के लिए किसी को 80% आना तो 0 से लेकर 80% आना मुश्किल होता है, 80 से 0 से 90 लाना और मुश्किल है, ठीक है।
अब किसी 90% भी आ जाए किसी को, लेकिन सोचो 95% भी आ जाए, लेकिन 95% के बाद अगर तुमको 1% भी बढ़ाना है ना, तुमको शायद जितनी मेहनत 0 से 90 में ना लगे, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत तुमको लगेगी 95 से 96% लाने में, ठीक है? वही यहाँ पर भी वही स्थिति है। जितना मुझे 0 से लेके 95% तक चार्ज एक्यूमुलेट करने में समय ना लगे, उससे बहुत ज़्यादा समय मुझे लग जाएगा खाली 95 से 96% लाने में। ऐसा। इसलिए तुमको यही यही चीज़ यहाँ से दिखाया जा रहा है कि देखो 0 से 90 में कम टाइम लगता है, 0 से 99 में बहुत ज़्यादा समय लगता है और 0 से 99.99 में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम्हें देने का यही पर्पस होता है और कोई दूसरा पर्पस नहीं। बाकी कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन तो वही होगी। उसके बाद देखो अब ऐसे सवाल आते हैं, तुम देखोगे ना अगर एससी वर्मा में, तो लिखे भी होंगे कि एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा कैपेसिटर में, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 सी हो जाएगा। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ ई नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 सी। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगर चार्ज इस पे मैक्सिमम कितना आएगा क्यू नॉट, तो मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर हो सकता है क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 सी। अब यहाँ पे ऐसा सवाल होगा, फाइंड द टाइम, ठीक है, when the energy stored in the capacitor is half the maximum, ठीक है? एनर्जी कितनी होगी, हाफ द मैक्सिमम। अगर एनर्जी हाफ द मैक्सिमम हो जाएगी तो मैं लिखूंगा ई नॉट बाय 2। तो उस समय चार्ज कितना हो जाएगा सर्किट में, चार्ज हो जाएगा क्यू बाय 2 सी का स्क्वायर। जब मान लो एनर्जी हाफ द मैक्सिमम है तो चार्ज मान लो क्यू नॉट तो चार्ज क्यू हो जाएगा मान लो। तो मैं यहाँ से क्या लिख के बोल सकता हूँ कि यहाँ से ही आ जाएगा ई बाई ई नॉट बाय 2 डिवाइड किया अगर, तो ये 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2। एक मिनट डिवाइड करेंगे, ई नॉट डिवाइड बाय ई नॉट बाय 2 कितना 2 ऊपर चला गया, ठीक है? क्यू नॉट स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट बाय रूट 2, ठीक है? मतलब अगर ऐसा बोल दे कि हमको एनर्जी कब होगी हाफ, तो एनर्जी के टर्म्स में हम ना सोच करके उसको अगर हम चार्ज के टर्म्स में सोचते हैं ना, तो हमारा काम आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है, तो एनर्जी हाफ कब हो जाएगी मैक्सिमम, तो हमने सोचा कि अच्छा एनर्जी हाफ हो रही मैक्सिमम के, तो उस समय चार्ज क्या हो जाएगा, तो उस समय चार्ज हो जाएगा क्यू नॉट बाय 2 हो जाएगा। मतलब चार्ज जो है मैक्सिमम चार्ज का 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? और यहाँ पे क्यू के बदले क्या पुट कर देंगे, क्यू नॉट बाय रूट 2 पुट कर देंगे। जहाँ देखा एनर्जी आप है वहाँ पे क्यू के बदले हम क्या पुट कर देंगे, क्यू नॉट बाय रूट 2 पुट कर देंगे। क्यू नॉट कैंसिल करेंगे और निकाल देंगे वैल्यू जो भी निकालनी है कैलसी के से। अगर बोल देगा फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी बिकम्स 3/4 ऑफ द मैक्सिमम। अब 3/4 ऑफ द मैक्सिमम अगर बोल रहा है तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, एनर्जी बिकम्स 3/4 ऑफ मैक्सिमम। तो एनर्जी वर्ड आ रहा है, मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा चार्ज के टर्म्स में। ई नॉट कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 सी। एनर्जी बिकम्स 3/4 ऑफ द मैक्सिमम, 3/4 बाय ई नॉट। अब उस समय चार्ज क्या होगा, क्यू बाय 2 सी। अब मैंने इसको दोनों को डिवाइड किया, ठीक है? ये कितना हो जाएगा मेरा 4/3 बचेगा, डिवाइड किया तो 4 ऊपर 3 नीचे, और यहाँ पे क्या आएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्यू हो जाएगा। तो क्यू कितना हो जाएगा मेरा 3/4 क्यू नॉट का स्क्वायर। तो क्यू कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा क्यू हो जाएगा रूट थ्री बाय 2 क्यू नॉट। फिर मैं अब मेरे पास मैंने एनर्जी वाले को चार्ज वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, रूट 3/2 क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर। अब मेरा क्यू नॉट कट जाएगा, फिर से मैं यहाँ से टी को निकाल सकता हूँ, ठीक है? ये सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और उसके बाद देखो तो इतना खाली पहले पहले पढ़ लेना अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।